हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे थे फैमिली लॉ। और उसमें भी हम कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट। तो हमने सेक्शन 4 तक कर लिया था। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारी हिंदू मैरिज है, जो हमारा हिंदू मैरिज है, क्या ये सेक्रामेंट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये होली कोई वो चीज़ है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दिया है अब हमने, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से रिजेंबल करते हैं। तो व्हाट इज़ इट। तो देखो, बेसिकली ना, जो हमारी हिंदू मैथडोलॉजी है उसमें क्या होता है, एक इंसान के 10 संस्कार होते हैं। आउट ऑफ दोज 10 संस्कार्स, मैरिज इज वन। ठीक है, मैरिज इज वन। तो आउट ऑफ 10, दोज 10 संस्कार्स, मैरिज इज वन ऑफ दैट संस्कार। तो जो अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमेन, कहा भी जाता है ना कि मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमेन। तो अब वो जो एक वुमेन होती है वो अपने हस्बैंड को कंप्लीट करती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। ठीक है। तो मैरिज इज सेक्रेट टाई दैट कैन नॉट इवन बी ब्रोकन बाय डेथ। हिंदू अगर रिलीजन की बात करें तो एक मैरिज क्या है, जो डेथ से भी ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ये तो 7 जन्मों की है, 7 लाइफ्स तक चलेगी। ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन इसकी यही है, अगर एक इंसान सन्यासी बन जाता है। द हिंदू मैरिज इज ऑलवेज सेक्रेड, वंस इट इज टाइड इट कैन नॉट बी अनटाइड। ठीक है। तो देयर फॉर इट इज एन सेक्रेमेंट, एटर्नल यूनियन है एक, हम कह सकते हैं। देखो, 7 लाइफ्स तक है तो हम कह सकते हैं इट इज एन एटर्नल यूनियन। ये हमारा, जो हमारा हिंदू लॉ है उसके हिसाब से है। ठीक है। इट इज़ नॉट एज पर HM जो मैं आपको अभी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगली 7 लाइफ तक चलती रहती है। इट इज़ अ होली यूनियन बिकॉज परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज। अब जो सेरेमनीज हो रही है उसकी वजह से इट इज़ ऑल्सो अ होली यूनियन। तो सेक्रामेंट, होली यूनियन, इटर्नल यूनियन। ठीक है। तो ये प्योरली एक सेक्रामेंट था एज पर हिंदू का जो हमारा एंशियंट लॉ है। एंड दिस, यहाँ पर जो था, कंसेंट उस टाइम पे एसेंशियल नहीं था। कंसेंट वॉज नॉट एसेंशियल पार्टीज का। कंसेंट वॉज नॉट एसेंशियल। और जो फादर था उनका रोल होता था। क्यों? क्योंकि नाम दिया गया था कन्यादान। कन्या दान मतलब अ फादर इज गिफ्टिंग अवे हिज डॉटर, कन्या का दान कर रहा है वो। फादर गिव्स अवे इन गिफ्ट हिज डॉटर। इन एंशियंट हिंदू लॉ 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस प्रिवेल करती थी। एंशियंट हिंदू लॉ देखें तो देर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। और उनको भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। 8 को भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था। एक थी जो अप्रूव्ड थी, दूसरी थी जिनको अप्रूव नहीं करते थे, अनअप्रूव्ड। जो अप्रूव्ड थी उसमें 4 थी, ब्रह्मा ब्रह्मा, दिव्या, अर्ष्या और प्राज्यपत्य। और जो अनअप्रूव्ड थी वो थी अश्व विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो ये 4 थी जो ठीक थी। और जो 4, और जो ब्रिटिश टाइम था, फिर जो हमारा ब्रिटिश एरा आया, ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिश एरा में क्या हुआ, वहां पर 3 ही मैरिजेस को वैलिड माना गया। ब्रह्म, जिसमें कन्यादान होता था। सेकंड गंधर्व, जो पहले अनअप्रूव्ड थी। गंधर्व मीन्स लव मैरिजेस। एंड थर्ड वाज असुर मैरिजेस, जिसमें जो ब्राइड है सोल्ड बाय द फादर, वो अपने फादर को सोल्ड कर देता था। तो ये थी 3 जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी अलाउड की गई थी। लेकिन फिर आता है हमारा क्या, अब आ गया हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। अब हमारे पास जब आ गया HMA। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं बताएगा कितने तरह की हैं, क्या है क्या है। इसमें बस बताया गया कि क्या है, सेरेमनीज ऑफ मैरिज। सेरेमनीज ऑफ मैरिज। और देखो, पहले चाइल्ड मैरिज भी होती थी, अब इसमें एज भी बता दी है 18-21। ठीक है। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहले जब हम पढ़ ही रहे हैं तो शुरू करते हैं हम, जो हिंदू मैरिज है ना उसकी सेरेमनीज क्या क्या होती हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा
सेक्शन नंबर 7 में सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। तो देखो, हिंदू मैरिज में भी सोलेमनाइज इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी। वर्ड इंपॉर्टेंट, ईदर पार्टी, किसी भी एक पार्टी का। ठीक है, तो क्या जरूरी बात है इस सेक्शन के हिसाब से हमें लग रही कि दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी के कस्टमरी राइट्स परफॉर्म हो या सेरेमनीज परफॉर्म हो तभी मानी जाएगी कि वो वैलिड मैरिज है। और वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड, सप्तपदी मतलब जहां पर सप्तपदी की इंक्लूडेड है उन सेरेमनीज में। तो जैसे ही सेवन स्टेप ले लेते हैं सेक्रेड फायर के बिफोर, द मैरिज बिकम कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द सेवंथ स्टेप इज टेकन। तो जब सेवंथ स्टेप ले लिया, मैरिज तभी बाइंडिंग हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें जो एक और चीज़ अब देखने की वाली है, इसमें केस लॉ देखना है, एक सोलेमनाइजेशन की बात आती है। तो उसमें केस लॉ है बी एस लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस केस लॉ में क्या बोला गया, सोलेमनाइजेशन मीन्स टू सेलिब्रेट मैरिज इन अ प्रॉपर सेरेमनी इन ड्यू फॉर्म। मतलब प्रॉपर सेरेमनीज हो, प्रॉपर सेरेमनीज प्लस ड्यू फॉर्म, सेरेमनीज अपनी ड्यू फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ जर्नल जो सेरेमनीज है ना हिंदू मैरिजेस में, कुछ जो सेरेमनीज हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो सेरेमनीज है, पहली वृद्धि वृद्धि सराहा, जिसका मतलब होता है एंसेस्टर्स को ऑफरिंग देना, एंसेस्टर्स को ऑफरिंग्स देना। नेक्स्ट इज संप्रदाना, संप्रदाना जिसमें होता है जब ब्राइड ग्रूम अराइव्स और उसके वॉशिंग ऑफ फीट, के पैर धुलाते हैं। थर्ड वन कन्यादान, कन्यादान जो फादर है वो हैंड ओवर करते हैं अपनी डॉटर को हस्बैंड को उसके। नेक्स्ट इज पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण सिंबलाइजिंग गिफ्ट ऑफ ब्राइड। नेक्स्ट इज विवाह होमा लाइटनिंग द होली फायर, विवाह होमा मतलब होली फायर, और सप्तपदी वही 7 फेरे काइंड ऑफ। ठीक है, तो जो कस्टमरी राइट्स है ये सिर्फ दूसरे कस्टमरी राइट से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ऐसे ही किसी भी चीज से नहीं। उसमें भी एक केस और है, रविंद्रनाथ वर्सेस स्टेट 1969 का केस। ठीक है, कैलकाटा का। इफ नो कस्टमरी राइट्स एंड शास्त्रिक सेरेमनीज देयर विल बी नो मैरिज। अगर कोई भी शास्त्रिक राइट्स या सेरेमनीज नहीं हुए हैं तो नहीं मानेंगे हम कि कोई भी शादी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें वो है सप्तपदी। ठीक है, एक्सेप्ट इन कस्टमरी राइट्स, इफ नो राइट्स एंड सेरेमनीज कस्टमरीज और शास्त्रिक, मैरिज इज नॉट वैलिड। कोई भी अगर आपने ये राइट्स या सेरेमनीज नहीं की, आपकी मैरिज वैलिड नहीं होगी। फिर आता है, अब देखो सोलेमनाइजेशन में ही एक और पॉइंट आता है बाईगेमी का, कि एक से ज्यादा शादी वाला, बाईगेमी का पॉइंट भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो देखो, बाईगेमी तब तक प्रूव नहीं कर सकते जब तक सेकंड जो मैरिज है ना वो भी पूरे शास्त्रिक उससे हो। सेकंड मैरिज जो है जब तक वो वैलिड ना हो, सोलेमनाइज ना हो, तब तक बाईगेमी नहीं प्रूव हो सकती। ये बोला गया था कमल राम वर्सेस एचपी हिमाचल प्रदेश 1966 सुप्रीम कोर्ट में। बाईगेमी तभी प्रूव हो सकती है अगर सेकंड मैरिज भी वैलिड तरीके से की गई है। ठीक है, फिर प्रिया वाला अच्छा एक इंपॉर्टेंट केस लो, एन ए मुखर्जी वर्सेस स्टेट 1969। उसमें ना मॉक सेरेमनीज के बारे में बताया, किसी ने मॉक सेरेमनीज की नोइंगली कि ये रियल सेरेमनीज नहीं है, तो मॉक सेरेमनीज आर नॉट वैलिड मैरिज। ठीक है, तो एन ए मुखर्जी, एन ए मुखर्जी वर्सेस स्टेट 1969, इसमें बोला गया मॉक सेरेमनीज के बारे में। मॉक सेरेमनीज नॉट अ वैलिड मैरिज, नॉट वैलिड मैरिज। ठीक है, ये याद रखना अपने यहां से। अब देखो जो हिंदू मैरिज एक्ट है, तो जो हम देख रहे हैं बेसिकली इट इज़ अ सेक्रेमेंट, क्योंकि बता दिया सेरेमनीज होनी चाहिए। लेकिन उसमें न्यू एडिशन भी आई जो इसको कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। अब प्रिया बाला घोष वर्सेस सुरेश चंद्र घोष के केस में सेकंड मैरिज टू बी वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ बाइगमी, तो वो बाइगमी आ गया। लेकिन हाँ, वही सेकंड मैरिज की जो केसेस है थोड़े और हैं अगर आप देखना चाहें। लेकिन जो पहली बात है देखो वो है कि जो हमारा HMA है उसने सेरेमनीज की बात तो कर दी, विच इंप्लाइज
सेरेमनीज है तो शादी है, मतलब सेक्रामेंट है ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये सेक्रामेंट है। लेकिन जब हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे जिसमें बोला गया है मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं, तो जब मैरिज खत्म हो रही है तो सेक्रामेंट तो यहाँ पर थोड़ा फेड अवे हो गया, थोड़ा सा कलर इसने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट का। तो इट इज अ ब्लेंड ऑफ सेक्रामेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जनरली अगर पूछे तो सेक्रामेंट ही है, लेकिन जो न्यू एडिशंस हुए हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया है। तो ठीक है, सेरेमनीज वाला सेक्शन जो था हमारा, सेक्शन नंबर 7, तो उसमें बस यही बोला गया था अगर सेरेमनीज हैं तो हो जाएगी, और 7th स्टेप ले लिया तो दैट वुड बी फाइनल, तो तब शादी पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 ने देखो क्या बोला, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। तो इसमें क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज, मतलब प्रूफ अगर आपने रखना है हिंदू मैरिज का, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ड्यूटी दी गई है, देखो स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर स्टेट अपनी मर्जी से लॉ बना सकता है, मेक स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। और कहा गया, पहले सब सेक्शन को थोड़ा सा भूल जाइए, द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल नो इन वे बी अफेक्टेड बाय ओमिशन टू रजिस्टर। अब दूसरे ने ऐसी बात कर दी, आपने रजिस्टर नहीं भी किया तो हम नहीं कहेंगे कि आपकी शादी थी ही नहीं कभी, ठीक है, शादी पर कोई सवाल नहीं उठेगा। ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखो, जो सेक्शन नंबर 8 है उसने क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, ठीक है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो उसमें फाइन लगेगा 25 रुपीज़। तो इतना सा फाइन रखा तो लोग सोचते हैं क्या रजिस्टर कराएं ना कराएं, ठीक है। ऑल रूल्स जो है वो ले रखेगा स्टेट लेजिस्लेचर ही बना सकता है, और रीजनेबल टाइम में उन्हें कहा करा लेनी चाहिए, और वैलिडिटी डिपेंड नहीं करेगी, ये भी हमने पढ़ लिया। अब देखो ये रजिस्ट्रेशन वाली बात आई कैसे, तो ये आई कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सिडॉ, ठीक है, 1979, इंडिया इसकी है सिग्नेटरी। उसमें बोला गया कंपलसरी हो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस तभी वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिल सकेंगे, ठीक है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल लिखी है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि स्टेट रूल बनाएगी, लेकिन सीडो का इंडिया जो है वो स्टेट पार्टी है, इसीलिए इंडिया को ये लाना पड़ा और रजिस्ट्रेशन के क्लॉजेस डालने पड़े। इसका लैंडमार्क केस एक ही है, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैरिजेस रजिस्ट्रेशन शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल रिलीजन टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, फ्रॉड और डिजर्शन। तो कहा कि जो एवरी सिटीजन है उसकी ड्यूटी है कि प्लीज शादियां रजिस्टर करा लो। एक और केस आया था इसमें, एक और केस याद रखना है, शाहजी वर्सेस गोपीनाथ, शाहजी वर्सेस गोपीनाथ का केस, उस 1995 मद्रास। इसमें क्या बोला, ये पुराना केस है, इसमें बोला गया कि मेयर रजिस्ट्रेशन विदाउट सोलेमनाइजेशन डज नॉट वैलिडेट अ मैरिज, कि आपने रजिस्ट्रेशन करा ली लेकिन मैरिज तो सोलेमनाइज हुई ही नहीं, आपने सेरेमनीज वगैरह कुछ की ही नहीं, दैट इज नॉट अ वैलिड मैरिज, और वो मैरिज को वैलिडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो 7 और 8 क्लियर हो गए। 7 में बोला सेरेमनीज होनी चाहिए, सोलेमनाइजेशन। 8 में क्या बोला, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्यों कंपलसरी, काइंड ऑफ ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस है, क्योंकि लोग करवाते नहीं थे। तो क्यों, क्योंकि सीडो का मेंबर है इंडिया भी, और इसलिए इंडिया ने भी इसको ऐड किया है। तो सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 8 हो गया। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 5 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ का। सेक्शन नंबर 5, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, तो वैलिड मैरिज की कंडीशंस क्या क्या है। तो अ मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली कंडीशन, कंडीशन 1, नीचे से देखो यहां से पढ़नी शुरू करते हैं। कंडीशन 1, मोनोगैमी, मतलब बायगैमी नहीं होनी चाहिए, बायगैमी नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्पाउस, एक स्पाउस नहीं होना चाहिए पहले ही, मतलब नीदर पार्टी है द स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी करते हुए आपके पास कोई पुराना स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये सीधा चली जाती है सेक्शन नंबर 11 में और बन जाती है वॉइड मैरिज, जो सेकंड मैरिज होती है। पर्सन कैन नॉट मैरी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्पाउस इफ डन, उसको बाइगेमी के लिए पनिश कर दिया जाएगा। पहले आईपीसी था, अब हो जाएगा वो बीएनएस में पनिश, ठीक है। केस लॉ इसमें मैं आप यहाँ भी देख लीजिए, यमुना बाई अनंतराव वर्सेस अनंतराव, सेकंड वाइफ नॉट लीगली वेडिड इफ फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट, पहली मैरिज सबसिस्ट करती है, सेकंड विल बी वॉइड, तो सेकंड वाइफ जो है वो मानी नहीं जाएगी।
सिमिलरली जो केस है इसमें वो है संतोष कुमारी वर्सेस सुरजीत सिंह 1990 एचपी। उसमें बोला द हाई कोर्ट रिजेक्टेड ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, फर्स्ट वाइफ अलाउ सेकंड वाइफ। उसमें बोला था कि पहली वाइफ ने अलाउ कर दिया सेकंड वाइफ को, बट हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी प्ली, बोला ये शादी तो वॉइड ही रहेगी। हम तो यहाँ पे देखेंगे ना, हम तो सेक्शन की लैंग्वेज देखेंगे, हम थोड़ा नहीं कि फर्स्ट अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज बी एस लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अनलेस मैरिज इज परफॉर्म्ड विद प्रॉपर सेरेमनीज इट इज नॉट सोलेमनाइज्ड। अगर सेकंड प्रॉपर सेरेमनीज के साथ नहीं की गई है तब नहीं हम डाल सकते वहां पे। तो जुडिशियल रेमेडीज क्या हुई अब इसमें? जुडिशियल रेमेडीज हुई कि जो वाइफ है उसको मिल जाएगा फर्स्ट वाइफ को ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं बाईगैमी के लिए, सेपरेटली रहना शुरू कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकती है, सीपीसी में इंजंक्शन ऑर्डर मांग सकती है कि सेकंड वाइफ ना रहे हस्बैंड के साथ। तो ये सब कुछ है। ठीक है, और जो सेकंड मैरिज है उसको वॉइड करने के लिए तो अंडर सेक्शन 11 जा ही सकती है। लेकिन जो अंडर सेक्शन 11 है ना, अंडर सेक्शन 11 वो फर्स्ट वाइफ नहीं जा सकती, वो सेकंड वाइफ ही जा सकती है। लॉकस स्टैंडा है सेकंड वाइफ के पास है कि क्योंकि उसकी शादी है, वो डिक्लेयर करा सकती है वॉइड। फर्स्ट वाइफ तो बाकी चीजें कर सकती है। ठीक है, इसमें भी केस अब देखते हैं। देखो सेक्शन 5 की जो क्लॉज 1 है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर बात उठी तो केस आया सबसे पहले राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसने बोला मुस्लिम्स को अलाउड है इतनी मैरिजेस, तो हमें क्यों आप बाईगैमी के लिए अंदर डाल रहे हो? तो फिर राम प्रसाद स्टेट ऑफ यूपी, राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 इलाहाबाद का केस। तो इसमें क्या बोला कि ये परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सेक्शन 5 का क्लॉज 1, इट इज नॉट अगेंस्ट इक्वेलिटी, इक्वेलिटी के अगेंस्ट नहीं है और राइट्स के अगेंस्ट नहीं है। फिर आता है हमारे पास केस लैंडमार्क सरला मुदगल का, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, इट इज अ लोकस क्लासिकस। ये है यहाँ का सबसे ज्यादा लैंडमार्क केस जो कभी नहीं भूलना है, सरला मुदगल का केस लॉ। इसमें बोला कि अगर एक इंसान कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में सिर्फ शादी करने की, दूसरी शादी करने के लिए के पर्पज के लिए, अगर इंसान कन्वर्ट हो रहा है, सरला मुदगल में क्या हुआ, इंसान हिंदू था कन्वर्ट हो गया इस्लाम में, बोला अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तो कोर्ट ने हेल्ड किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट वाइफ को देखा जाएगा उसके अगेंस्ट, तो वो तो हिंदू ही थी और तब वो सेकंड मैरिजेस जो होंगी वो वाइड होंगी। और लिली थॉमस के केस भी आया इसमें, तो सरला मुदगल और लिली थॉमस का केस। तो इसमें क्या क्या बोला गया देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट इस्लाम बट हिंदू मैरिज एक्ट, तो फर्स्ट वाइफ की बात देखी जाएगी। और अपोस्टेसी डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द मैरिजेस, इट कैन बी अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाती पहले वाली, वो डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। और थर्डली बोला आप एक रिलीजन को यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज द रिलीजन टू चीट अनदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन को चीट करने के लिए आप दूसरे रिलीजन को नहीं कर सकते। दिस जजमेंट वॉज मेड रेट्रोस्पेक्टिव बिकॉज दिस इज नॉट न्यू लॉ। कोर्ट ने बोला ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव बनेगी और किसी ने भी अगर पहले किया है तो उनकी दूसरी शादी इनवैलिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोई न्यू लॉ थोड़ा नहीं आया, ये तो पुराना ही लॉ है, उसकी इंटरप्रिटेशन की गई है बस। तो बस ये याद रखने आपने दो केसेस 5-1 से बाईगेमी से सरला मुदगल और लिली थॉमस का केस। फिर आता है 5-2 मेंटल कैपेसिटी। मैरिज इज इनवैलिड इफ कंसेंट इज नॉट फ्री या फिर ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर या फिर इनकेपेसिटी। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, मेंटल डिसऑर्डर, फ्री नहीं है, इनकेपेसिटी की वजह से। देखो दो कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर था उसको ऑफ सच काइंड जिससे वो अनफिट था मैरिज के लिए या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, मतलब इंपॉर्टेंसी, या फिर कोई मेंटल इलनेस थी, साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स थे, कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी थी तो उसमें क्या हो, या फिर रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी हो रहे थे। ठीक है, तो अगर 5-2 में शादी हो जाती है, किसी ने की है, तो वो बन जाती है वॉइडेबल अंडर सेक्शन नंबर 12। पहले वाली जो थी बाईगैमी वाली वो तो वॉइड हो गई, सेकंड बन जाती है वॉइडेबल अंडर सेक्शन नंबर 12। इसमें कोई ऐसा केस लॉ नहीं है लैंडमार्क, बस वही केसेज है जिसमें बताया गया है कि अगर मैडनेस वगैरह है तो जिस पार्टी के साथ, जिस पार्टी का कंसेंट जैसे दूसरी पार्टी है वो बता सकती है कि वो वॉइडेबल शादी को वॉइड बना सकती है। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड 5-3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसको रोकने के लिए, तो इसमें बताया गया है ब्राइड ग्रूम की एज 21 और ब्राइड की एज 18 एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 12 ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वायलेशन अगर किसी ने की चाइल्ड मैरिज कर ली तो वो वॉइड नहीं होगी, वो परफेक्टली वैलिड बट नॉट पनिशेबल।
बट पनिशेबल, सॉरी, सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी, वॉइड नहीं होगी। तो ये यहाँ की एक इंपॉर्टेंट बात है, और वॉइड नहीं होगी। ठीक है, पनिशमेंट कहाँ मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन नंबर 18 का क्लॉज ए। ठीक है, 5(3) की पनिशमेंट है, 18 के क्लॉज ए में पनिशमेंट क्या है? रिग्रेस इंप्रीजनमेंट अप टू 2 years, या फिर फाइन अप टू 1 लाख रुपीज, या फिर बोथ। लेकिन मैरिज जो है इनवैलिड नहीं होगी। लेकिन एक और कैच जो यहाँ पर है, मैरिज यहाँ पे इनवैलिड तो नहीं होगी, लेकिन वो पोकमा के अंदर इनवैलिड हो जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। जो पोकमा है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज के लिए जो स्पेशली एक्ट बना है, उसके अंदर वो जो मैरिज है वहां पर इनवैलिड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर HMA में अगर क्वेश्चन आ गया आपको हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, देन इट इज परफेक्टली वैलिड मैरिज, बस पनिशेबल हो जाएंगे आप, पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन एक और कैच क्या है फिर, कि अगर हस्बैंड अपनी माइनर वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर लेता है, दैट वुड कम अंडर मैरिटल रेप। ये कहाँ से आया था? इंडिपेंडेंट थॉट वाले केस से। तो बस ये वाली चीज़ें थोड़ी सी इससे सबसेक्शन, इसके सबसेक्शन 3 से याद रखनी है। फिर आता है नंबर 4, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अगर कोई प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है तो शादी हो जाएगी अगेन सेक्शन 11 के अंदर जाके, वॉइड। और अगर कोई स्पिंडा है, मतलब 3 जनरेशन और 5 जनरेशन, 3 टू मदर साइड, 5 डिग्रीज टू फादर साइड, तो यहाँ पर भी जो मैरिज है वो अंडर सेक्शन नंबर 11 वॉइड हो जाएगी। तो देखो हमने 5 में क्या देखा, 5 में हमने क्या क्या चीजें देखी। तो सेक्शन नंबर 5, सबसे पहली बात करी बाइगेमी। बाइगेमी क्या बना देती है? वॉइड। फिर हमने देखा कि जो था वो कंसेंट नहीं दे पा रहे, तो बन जाती है वॉइडेबल, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से। फिर हमने देखा माइनर, दैट इज परफेक्टली वैलिड। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, वॉइड। स्पिंडाज, वॉइड। अब ये जो वॉइड 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 और वॉइड है, ये है सबसेक्शन 11 में। वॉइडेबल जो थी, ये वॉइडेबल जो थी, ये थी सेक्शन नंबर 12 में, और ये है वैलिड, इसकी पनिशमेंट है 18 के 1 में। तो यहाँ से ये वाले सेक्शन भी हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन हमने 7 कर लिया, 5 कर लिया, 6 रिपील हो गया, वो नहीं किया। अब देखो 8 के साथ 11 और 12 तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना, वॉइड और वॉइडेबल। तो वॉइड क्या हुआ? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड, दैट मे बी पिटीशन प्रेजेंटेड इन पार्टी देयर टू सो डिक्लेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड नलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 के ये वाले क्लॉज। तो कब कब? बाइगेमी, वॉइड, प्रोहिबिटेड डिग्री, वॉइड, और स्पिंडास 3 डिग्री, 5 डिग्री, वॉइड। तो ये वॉइड एब इनिशियोज होती हैं शादियां। ठीक है, सरला मुदगल मैंने आपको करा दिया था, लिली थॉमस मैंने आपको करा दिया था। तो कन्वर्जन टू इस्लाम टू सोलेमनाइज सेकंड मैरिज डज नॉट मेक इट वैलिड, सेकंड मैरिज ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इज वॉइड। सरला मुदगल और लिली थॉमस का केस। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 12 में, वॉइडेबल मैरिजेस। तो वॉइडेबल कब कब होती है शादी? A marriage shall be voidable कब? The marriage is not been consummated owing to importance of respondent। अगर जो रिस्पोंडेंट है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोक्रिएशन नहीं कर सकता, इंपोर्टेंसी, तो हो जाएगी वॉइडेबल, सामने वाली पार्टी की मर्जी है। द मैरिज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, जो भी हमने पढ़ा, क्या? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर, रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी, तब। या फिर जो कंसेंट है वो आपने फ्रॉड या फोर्स से यूज किया था, या रिस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन petitioner एट द टाइम ऑफ मैरिजेस। तो वॉइडेबल कब हो जाती है? वॉइडेबल सबसे पहले इंपोर्टेंसी, सेकंड जो मेंटल डिसऑर्डर हमने पढ़ा था 5 के 2 में, ठीक है, 2। थर्ड, अगर आपका जो कंसेंट है वो बाय फोर्स या बाय फ्रॉड लिया गया है। लास्टली जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी बाय सम अदर पर्सन, वाइफ जो है वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी किसी और इंसान से। तो ये सिचुएशंस थी जहां पर शादी हो जाती है वॉइडेबल। ठीक है, और जो हस्बैंड है वो 1 साल तक के अंदर अंदर पिटीशन फाइल कर दे प्रेगनेंसी वाले केस में। तो ये सारी चीजें थी जो आज की हमारा लेक्चर था। तो आज देखो हमने क्या क्या देखा। आज के लेक्चर में हमने देखा सेक्शन 5, उसमें बताई कंडीशंस। बोला बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, सेकेंडली मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए कंसेंट वाले को, थर्डली एज ऑफ पार्टीज, फोर्थली प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशंस नहीं होने चाहिए, एंड लास्टली स्पिंडाज नहीं होनी चाहिए। बाइगेमी हुई
तो हो जाएगी वॉइड सेक्शन नंबर 11 के अंदर। मेंटल वो हुआ तो हो जाएगी वॉइडेबल सेक्शन नंबर 12 के अंदर। और क्या क्या है वॉइडेबल की चीजें? इंपोटेंसी, मेंटल डिसऑर्डर तो हमने देख लिया, उसके साथ साथ क्या है? अगर फोर्स या फ्रॉड से कंसेंट है, फोर्स या फ्रॉड से कंसेंट है, और लास्टली प्रेग्नेंट है किसी और से। एज 18, 21, मैरिज जो है वो वैलिड रहेगी, इट इज नॉट इनवैलिड। ये शब्द यूज किए गए हैं, नॉट इनवैलिड। लेकिन सेक्शन नंबर 18 में पनिशेबल है, 2 ईयर्स की पनिशमेंट, 1 लाख रुपीज का फाइन। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में है तो भी हो जाएगी वॉइड अंडर सेक्शन 11। और अगर स्पिंडाज हैं एक दूसरे के लिए तो हो जाएगी वॉइड अंडर सेक्शन 11। तो 5 हमने देख लिया, 11 देख लिया, 12 देख लिया। 6 सेक्शन जो है वो रिपील हो गया है। 7 में बोला है कि सेरेमनीज परफॉर्म होनी चाहिए ऑफ ईदर पार्टी, किसी भी एक पार्टी की सेरेमनीज होनी चाहिए। अगर सेरेमनीज नहीं हुई तो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। 8 में बोला कि प्लीज भाई रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो 25 रुपये फाइन है, लेकिन मैरिज को वो इनवैलिडेट नहीं करेगा। और स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे रूल्स बनाए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ये हमारे सेक्शन नंबर 12 तक की कहानी थी। कल देखेंगे अब हम डाइवोर्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।